गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। और आज चूंकि सबीन वहां पर हैं तो सवाल भी आप ही करें फिर। अच्छा, मतलब ये जगह का होता है कि सवाल वो करेगा। चलिए ठीक है मैं कर लेती हूँ सवाल। अच्छा, आज का सवाल थोड़ा सा, मैं आज सुबह जब मैंने सिचुएशन देखी और स्पेशली कल से जो सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, उस लिहाज से सवाल इस वक्त मेरा सिर्फ आपसे यही बनता है कि क्या आज आपके बच्चे स्कूल गए हैं? यस, मेरे बच्चे स्कूल गए हैं। तो क्या उनके दिल में कोई खौफ था किसी भी किस्म की, या आपको भेजने से पहले कोई कंसर्न्स थे? क्योंकि कल जो इस्लामाबाद की सिचुएशन थी, जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो पेरेंट्स का है उसमें फ़ौरन से नोटिफिकेशंस आना शुरू हो गई थी कि बच्चों को फ़ौरन इस्लामाबाद में एक पैनिक क्रिएट हो गया था कि बच्चों को लेकर आप जाएं। तो इस पर सबीन वाकई एक पैनिक तो कल क्रिएट है, उस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन वाकई डर खौफ तो होता है, लेकिन उस डर खौफ को निकालना पड़ता है। आपने कहा बच्चों को कैसे आपने भेजा, क्योंकि हमने कल बच्चों के सामने ऐसी कोई बात की नहीं थी। मैंने जब अपनी वाइफ को भी कहा कि गो एंड पिक द किड्स, तो स्पेशली मैंने उससे कहा कि यार बात नहीं करनी। हाँ, उनको नहीं पता था कि ये सिक्योरिटी कंसर्न है, तो उनको मालूम नहीं था। लेकिन हाँ, शाम में जब फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं कि अच्छा कल स्कूल ना भेजना, फिर हम देखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं पेरेंट्स के, वो कहते हैं कि बच्चों को स्कूल ना भेजें, हम तो नहीं भेज रहे अपने बच्चों को स्कूल। तो फिर बच्चों को बताया जाता है कि अच्छा कल अपने स्कूल नहीं जाना, चूंकि कोई भी नहीं आ रहा। तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा जी बाबा मैं तो नहीं जाऊंगी, कोई नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ओके फाइन, आप मुझे कन्विंस कर लो कि आपने स्कूल क्यों नहीं जाना। अगर आपने मुझे कन्विंस कर लिया तो आप ना जाना, अगर कन्विंस मैंने कर लिया तो आपको जाना पड़ेगा। तो वी हैड अ डिबेट ऑन दैट, और फिर मैंने उसे कन्विंस कर लिया, और जब कन्विंस कर लिया तो वो स्कूल गई है, मेरा बेटा भी स्कूल गया। तो ऑब्वियसली देखिए, आपको नई नई चीजें बताकर बच्चों को इस पैनिक से, इस तरह की सिचुएशन से आपको उनको निकालना पड़ता है। और स्पेशली पहली बात तो दूर रखें, और अगर वो इस सिचुएशन में है तो आपने उनको जो है वो एक तरह से उनकी काउंसलिंग करनी है, जो बड़ा जरूरी है। और खुद भी निकलना है, और खुद भी आपने काम रहना है। और दूसरी बात वो ये कि फेक अफवाहों पे आपने नहीं जाना। अफवाहें होती फेक हैं, आपने अफवाहों पे नहीं जाना बिल्कुल भी। आपने ये नहीं देखना कि कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके बाद फिर जाहिर है आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर साहब की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि अवाम अफवाहों पर कान ना धरें, अमन व अमान की सूरत हाल इस्लामाबाद में काबू में है, और इस वक्त हालात बिल्कुल ठीक हैं। कोई खौफ की वजह, कोई भी ऐसी खौफ नहीं है जिसकी वजह से तालीमी इदारों और मामूलाती ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाई जाए। तो किसी भी तब्दीली में काउंटर नहीं किया। और जाहिर है सिक्योरिटी जो है वो ऐसा, वो तो उन्होंने कहा कि जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, ये तो टू वे एक प्रोसेस है ना, कि हम तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, जब आपकी तरफ से भी कॉपरेशन होगी तो जब भी जरूरत होगी तो वो खुद बताएंगे कि किस तरह से शहरियों से उनकी खिदमत लेने की जरूरत है। एग्जैक्टली। इसमें एक चीज और भी है, कल जो नोटिफिकेशन आया स्कूलों की बंदिश का, वो नोटिफिकेशन जाली था। That was fake। अब ये देखिए, एक फेक नोटिफिकेशन से कितना पैनिक क्रिएट हुआ। वो तमाम स्कूल्स में जिस तरीके से फिर पेरेंट्स का पहुंचना, बच्चों को लेकर जाना, तो बहुत पैनिक क्रिएट हुआ एक फेक नोटिफिकेशन से। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पाकिस्तान के मौसम की। वैसे तो धुंध है इस वक्त इस्लामाबाद में, क्या मैं बता दूं मौसम? फिर मौसम चलें, आज आप बता दें मौसम। चले जी, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद की। और इस्लामाबाद में वैसे तो धुंध है, लेकिन आज कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बात करते हैं लाहौर की, जहां कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बात करते हैं कराची की, जहां पर सूरज है, कोई बादल नहीं है, यहां कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी बहुत ठंड नहीं है, यहाँ पर मौसम बेहतर है। पेशावर की बात करते हैं, कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, यहाँ पर बहरहाल बादल हैं। और बात करते हैं क्वेटा की, जहाँ पर -1 है, कम से कम ठंड है और शदीद ठंड है, और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो ये है पाकिस्तान के बेशतर इलाकों का, बेशतर शहरों का मौसम। बिल्कुल। तो अब हमने ड्यूटीज साइड के साथ ड्यूटीज चेंज कर दी, ठीक है? सवाल मैं करूंगी, वेदर ये बताएंगे क्या बात है। योर वेदर बॉय इज मी। तो इस्लामाबाद की जिस तरह आपने ऑलरेडी भी बता दिया, और इसके अलावा भी बाकी अगर हम मैदानी इलाकों की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी धुंध का राज है। और इसके अलावा जो है वो हद निकाह जाहिर है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कम है, और ट्रैफिक की रवानगी एक तरह से मुतासर दिखाई दे रही है। लेकिन एहतियात करें, बिल्कुल सर्दियों का मौसम है, ये सिचुएशन होती है हर मरतबा। इस मरतबा कुछ ज़्यादा ही है कि इस्लामाबाद में इस तरह की फॉग हमने नहीं देखी कि मगरिब के बाद इस तरह की फॉग होना शुरू हो जाए, और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा फॉग हो कि आप जीरो विजिबिलिटी पे गाड़ी चला के आ रहे हो। और जो पहली बार फॉग देखता है वो क्या सवाल करता होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बेटे की बात करता हूँ, जब उसने पहली बार 2-3 रोज पहले फॉग देखी, उसने कहा
बाबा ये बाहर इतनी गैस क्यों है? मुझे से बताना पड़ा कि ये फॉग है। तो बच्चे बड़े क्यूट क्यूट क्वेश्चंस भी करते हैं। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। मौसम से जुड़ी ही खबरें हैं बहरहाल ये। सबीन, मैंने कल एक वीडियो देखी, नारायण बाजार। नारायण बाजार इन जनवरी कभी सोच नहीं सकते थे कि वहां पर आप जा पाएंगे, लेकिन चूंकि बर्फबारी हुई नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जाता है कि बर्फबारी होगी, इसलिए पहले से ही उन कारोबार को बंद कर दिया जाता है, लोग वहां से नीचे आ जाते हैं। तो अब वो सड़क खाली है, लेकिन जो पहुंचा वो आराम से जा रहा है, चूंकि नारायण बाजार खाली है, कोई बर्फ वहाँ पर नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें कि दीगर इलाकों की बात करें, गिलगित की बात फॉर एग्जांपल हम कर लें, तो वहाँ पर भी सिचुएशन ऐसे क्योंकि ज़ाहिर है उस तरीके से बर्फबारी नहीं हुई। ऐसे में लोग परेशान भी हैं। परेशान है, ज़ाहिर है कारोबार मुतासिर हो रहे हैं किसी तरीके से, क्योंकि देखिए एक तरह से ये जो इस तरह के वेदर होता है, इस तरह के इलाके होते हैं और इस तरह के कारोबार होते हैं, वो चलते ही वेदर के ऊपर है। बिल्कुल, कि विंटर का कारोबार होता है या फिर समर में कोई स्पेसिफिक कारोबार उनका होता है। नॉट जस्ट कारोबार, जो फसलें हैं वो मुतासिर हो रही हैं बहुत बुरी तरीके से। बर्फ नहीं पड़ रही, सयाहों को भी कुछ ऐसी कोई अट्रैक्टिव जगह बर्फ देखने जाते हो कि वो कह रहे हैं कि जी हम बर्फ देखने के लिए जाएंगे, तो वो भी नहीं जा पा रहे ऑब्वियसली। जब क्योंकि अब देखिए ये मैं खुद हैरान इस बात पे कि तकरीबन जनवरी एंड होने वाला है अब, और हम देख रहे हैं कि बर्फ नहीं पड़ रही उस तरह से जिस तरह से हमें पिछली सर्दियों में हर सर्दी में हम देखते हैं। हर सर्दी में ड्राई वेदर है सभी, इस ड्राई वेदर से वहां लोग बीमार भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपकी बॉडी ट्यून होती है ना एक मौसम के हवाले से। एग्जैक्टली, तो ज़ाहिर लोग मुतासर हो रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि खबर यह है इस मंथ के एंड में कहा जा रहा है कि बर्फबारी होगी, और स्पेशली फरवरी की बात की जा रही है कि मार्च से ज्यादा बारिशें फरवरी में होंगी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। चलें तो बात मौसम की हो गई, लेट्स होप फॉर गुड। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। एक वीक पर सवार बरतानवी मुहिम जो की बात करते हैं, अनोखी मुहिम पर निकल रहे हैं। 2016 में एक एक्सीडेंट हुआ, इनका एक हादसा हुआ और माजूर हुए। और डैरन एक कुतुब जुनूबी में नॉर्थ पोल में 333 किलोमीटर का फासला आप तय करेंगे, दैट टू ऑन अ व्हील चेयर, और इसके लिए ये तैयार हैं। क्या बात है, इसे कहते हैं हौसले आपके पास तो नहीं, हौसले बुलंद हो, बुलंद हो, वो ना बड़ा जरूरी होता है कि आप हिम्मत नहीं हार रहे होते। जो आपने अचीव करना है वो आप अचीव करते हैं, और उसमें आप कोई रुकावट, किसी भी किस्म के चैलेंजेस नहीं देख रहे होते। बिल्कुल ऐसे ये प्रैक्टिस करते हुए उनको हम आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें और खबरें शामिल करते हैं, बात बर्फ की ही करते हैं। सबीन से अब एक सवाल हम कर लेते हैं। वो सवाल ये है कि जो गोला गंडा होता है, हाँ। इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गोला गंडा क्या, हम तो गोला गंडा ही कह रहे होते हैं। अच्छा, और अंग्रेज क्या कहते हैं? अंग्रेज क्या कहते हैं उसको? बड़ा मुश्किल सा नाम है, क्या? मुझे खुद जरा भूल गया अभी। बताऊंगा लेकिन ये खबर देने का मकसद ये था कि ये अमेरिकी अदाकारा है, उन्होंने घर के बाहर जो बर्फ पड़ी थी उससे फायदा उठाने की अनोखी कोशिश की है। तरकीब उन्होंने सोची है, गोला गंडा। अच्छा, इसे कहते हैं चोकोचीनो कहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने अब अपने घर के बाहर गई और वहां पर जाकर कप में बर्फ डाली, हाँ। और उसके बाद उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड किए, जिस तरह हम गोला गंडा में डाल रहे होते हैं, लेकिन मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि चॉकलेट और इस तरह के, मुझे कॉफी फ्लेवर लग रहा है, जो है वो मुझे कैपुचिनो का भाई लग रहा है, और वो उन्होंने बनाई ये रीज विदरस्पून, और सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो शेयर की है जी, जबरदस्त। घर से बाहर बर्फ उठाने के बाद जिस तरह से उन्होंने इसको एंजॉय किया। अच्छा, लोग बड़े मुख्तलिफ इस पे कमेंट्स करें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बर्फ होती है ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि गंदी होती है। तो घर के बाहर आप जा रहे हैं, घर के बाहर से अगर आप बर्फ उठा के खा रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। बारिश का पानी तो कहते हैं साफ बारिश का पानी साफ होता है, लेकिन उसके ऊपर देखें शुएब किस तरह से आप चल भी रहे होते हैं। वो वाले बर्फ नहीं उठाई ना, इस पे चल रहे थे, साइड से उठाई थी, हाँ। ये साफ वाली बर्फ फिर भी हाँ, लेकिन यस, वो क्योंकि एनवायरनमेंट आपका पोल्यूटेड होता है तो इसलिए। तो वो उस तरह बारिश का पानी आप पीते हैं क्या? नहीं पीते ना? हाँ, वैसे पी भी सकते हैं। नहीं, वैसे उसमें जरासीम तो होते हैं ना काफी, मतलब जाहिर है आप उसको बॉईल करेंगे, प्रोसेस होता है, उसके बाद आप उसको पीते हैं। धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। धो के जी, अगर शुएब पे होता तो शुएब ने इस बर्फ को धोना था और उसके बाद उन्होंने उसको इस्तेमाल करना था। कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। चलें बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं। अब कहाँ पहुंचे हैं? आप सुनाए जी, चीन चले गए हैं, और जिस तरह कि सबको पता है कि सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के साथ वो अब वो खेल रहे हैं, उनके साथ वो मुंसलिक है, और वो चीन पहुंचे हैं, जहां पर ये इस वक्त हम आपको झलक भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनके फैंस पूरी दुनिया में हैं। जब चाइना पहुंचे तो वहां पर भी उनके फैंस मौजूद थे और भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, नारे लगाए गए, और ये मनाजिर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। क्या बात है जी। और ये चीनी फुटबॉलर्स के साथ 2
फ्रेंडली मैचेस जो है इनकी टीम खेलेगी। मतलब और चीनी शहरी देंगे फ्रेंडली मैच जीतने देंगे? नहीं, जीतने नहीं देंगे। मैच फ्रेंडली है पर जीतने वाला कोई चक्कर नहीं है, वो तो दोनों अपना अपना जोर लगाएंगे। पर जहां रोनाल्डो वहां पर बात अलग हो जाती है। ठीक है, ज़ाहिर सामने खुद था कि स्टार्स को देखने के लिए जिस तरह से लोग जमा हुए वहां पर, उनके मदा जमा हुए। बढ़ते आगे कुछ और खबरें वो शामिल करते हैं और बात करते हैं गुले लाला की, यानी ट्यूलिप्स की। नेदरलैंड्स आपको लेकर चलते हैं, उसका दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम, जहां पर इस वक्त हर जानिब गुले लाला के रंग नजर आते हैं। नेशनल ट्यूलिप्स डे के बाद अब ट्यूलिप सीजन का आगाज हो चुका है और रंग बिरंगे ट्यूलिप्स इनसे पूरा शहर सज चुका है। दुनिया भर से हर साल हजारों बल्कि लाखों लोग एम्स्टरडैम पहुंचते हैं, इस ट्यूलिप्स गार्डन का, कोकनहोफ ट्यूलिप्स गार्डन का रुख करते हैं, अपने मनपसंद रंगों के ट्यूलिप्स चुनते हैं। और सिर्फ इंसान नहीं, साथ साथ हम देख रहे हैं अपने पेट्स को भी लेकर आते हैं। पूरा जो मनाजिर है, पूरा नज़ारा है, उसको एंजॉय करो। तेरे कलरफुल कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त, ये विजुअल्स कितने खूबसूरत हैं। अच्छा, वर्ड के ये जो स्पेशली इस इलाके में जो फूल होते हैं सबीन, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसे प्लक भी किया है तब भी काफ़ी देर ये अच्छे हालत में रहते हैं। हमारे यहाँ की तरह नहीं है, फूल तो मुरझा जाता है फ़ौरन यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर ज़रा फूल काफ़ी देर तक रहता है। शायद एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे मरने नहीं दिया जा रहा होता है इस वजह से। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। एक ऐसी जगह आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर लगता है कि बहुत अमीर लोग रहते हैं। बहुत अमीर लोग रहते हैं। अच्छा, जहाज का सफर हमें तो प्रॉपर ऐसे करना पड़ता है ना, पहले आप पैसे जमा करें और उसके बाद जाहिर है आपकी ख्वाहिश होती है, पैसे जमा करते हैं, एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू आप जो है वो फ्लाइट लेंगे। डिपेंडेंट होंगे कि एयरलाइन PIO तो फ्लाइट भी डिले हो जाती है, किसी की भी हो सकती है। नहीं, मतलब ज्यादातर की बात कर रही हूँ ना। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो दुनिया में एक कस्बा ऐसा भी है जहाँ पर हर रिहायशी, वहाँ पर रहने वाला जो हर शख्स है, उसके पास एक हवाई जहाज है। मतलब वो एक हवाई जहाज का मालिक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो गाड़ियाँ खड़ी होती है, वहाँ पर उनके घरों के बाहर जो है वो जहाज उस तरह पार्क हुए होते हैं जिस तरह से गाड़ियाँ पार्क हुई भी होती हैं। गाड़ियाँ तो हैं, साथ जहाज भी हैं। जी। और हम बात की रियासत है कैलिफोर्निया और यहाँ पर कैमरॉन पार्क नामी कस्बे की हम बात करें, जहाँ हर घर में ना सिर्फ निजी जाती तैयारा मौजूद है बल्कि उसको पार्क करने के लिए पार्किंग की जगह भी मुख्तस है और टेक ऑफ लैंडिंग इसके लिए मखसूस किस्म के यहाँ पर रोड्स हैं और कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर आपको जहाज नजर ना आ रहा उस इलाके में। और हर जगह आपको या तो पार्किंग में नजर आता है या उड़ते में नजर आता है। और हर गली एयरपोर्ट का एहसास दिलाती है यहाँ पर। और जाहिर है सिर्फ जो है रिटायर्ड पायलट जहाँ यहाँ पर मुकीम है, ये भी हम बताते चलें सबको। और ये तारीखी मनाजर एक तरह से हैं जो आपको दिखा रहे हैं। दूसरी जंग अजीम का इससे बड़ा ताल्लुक है, तारीख का इससे बड़ा ताल्लुक है कि जिस वक्त वहाँ पर हवाई अड्डे बनाए गए थे और ज़रा उस वक्त ये हवाई अड्डे जंग के तौर पे यूज़ होते थे और हुकूमत ने इन्हें करामत बनाने के लिए इन इलाकों में रिटायर्ड फौजियों को बसाने का फैसला किया जिनके पास जहाज थे, जहाज चलाने आते थे। और क्या बात है, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे वाकई में एक स्टोरी है कि मतलब गाड़ियां पार्क होती हैं उसी तरह से जहाज पार्क। ऐसे चलें आगे बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं इलेक्शंस की। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी जोरों पर है और तमाम सियासी जमातें भरपूर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। PTI के रहनुमा भी अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूमी के बाद आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरने के लिए तैयार है और वो सैकड़ों मुख्तलिफ निशानात के साथ इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। आप तमाम वो बल्ले से महरूमी के बाद शिकवा कर रहे हैं कि इनके वोटर्स इन सैकड़ों निशानात की वजह से कन्फ्यूजन का शिकार हैं और इन कन्फ्यूजन्स को मतलब लोगों को ज़ाहिर समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से किसका निशान किसका है और किसकी जानिब उनको जाना है और किस तरह से उनको वोट देना है। बिल्कुल। दूसरी जानब नून लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी का जिक्र करें, ये बड़ी जमातें दावा कर रही हैं कि इंतखाबी निशान केस हारने के बाद PTI इलेक्शन रेस से बाहर हो गई और अब असल मुकाबला सिर्फ इन दो जमातों के दरमियान है। क्या वाकई ऐसा है या कि आज़ाद उम्मीदवार बहुत टफ टाइम देंगे? इस पर बात कर लेते हैं PTI के वकील और आज़ाद हैसियत से इंतखाबी उम्मीदवार अजहर सिद्दीक साहब आज हमें ज्वाइन करें। अजहर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अजहर साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि सैकड़ों इंतखाबी निशानात के साथ ज़ाहिर है आपके उम्मीदवार PTI के उम्मीदवार इस वक्त मैदान में है, लेकिन ये गाइड करना कि इस उम्मीदवार को वोट देना है, वो गांव देहात भी है, वो हर इलाका है, ये मुश्किल नहीं है, ये बड़ा चैलेंज नहीं है? क्योंकि बहुत से हलकों में हमने ये भी देखा है कि PTI के एक से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हैं और लोगों को उनकी लोग कंफ्यूज हैं। हाँ, मुश्किल होगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर समझनी है कि यही वो बात थी जो हम कहते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान लेने का मकसद ये है कि उसको बैन कर दिया जाए। हालांकि बैन नहीं हो सकती है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात रजिस्टर्ड के तौर पर आज भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है और इलेक्शन कमीशन ने ये बात खुद कबूल भी कर ली है। हम आजाद के तौर पर नहीं खड़े हुए, जरा बात को समझना है। हमने जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल करवाए तो साथ डिक्लेरेशन दिया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा एक ताल्लुक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा पार्टी लिस्ट जारी कर दी हुई है, यानी जितने भी हम आजाद के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ये भी एक कंफ्यूजन है कि जनाब हम पता नहीं आजाद लड़ रहे हैं, कल पार्टी ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमने पार्टी डिक्लेरेशन दिया हुआ है और 13 तारीख वाले दिन इलेक्शन कमीशन ने एक बाकायदा ऑर्डर भी जारी किया था। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के हवाले से डिक्लेरेशन दाखिल करने के लिए बात की गई थी, उन्होंने कहा था कि आप दाखिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप एक ऑलरेडी पार्टी के मेंबर हैं और हम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इसका ये मतलब ये है कि जो आजाद उम्मीदवार जीतेगा वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर नहीं सकेगा क्योंकि वो डिक्लेरेशन दे चुका है कि वो पीटीआई का है? बिल्कुल ऐसा ही ये बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हमने इस बात को कैसे अपना इम्प्लीमेंट करने का कहा है कि हमने पूरी लिस्टें जो है वो एमएनएस की एमपीएस की 859 लिस्टें हमने बता दी हैं कि ये कैंडिडेट है, ये उनका इंतखाबी निशान उनके अपनी जगह है, लेकिन वो उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के है और बाकायदा बड़े आसान से वेबसाइट पे अवेलेबल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पे डालें, हल्का डालें, हल्के के बाद आपको नजर आ जाएगा इंतखाबी निशान क्या है, कैंडिडेट कौन क्या है और वो सारे हमारे कैंडिडेट हैं। उनको किसी सियासी जमात में ज्वाइन कर नहीं सकते। अगर फर्ज करें हमारे यही उम्मीदवार कल जीते हैं तो किसी और सियासी जमात में ज्वाइन करने की बात करते हैं तो डिफेक्शन का लॉ इतला कर जाएगा। 63A बड़ा क्लियर है, यानी आपको क्या करना है, फिर एक सियासी जमात से इस्तीफा देना है, इस्तीफा देने के बाद फिर दोबारा किसी सियासी जमात में ज्वाइन। एक जुमला साहब, अगर कोई आजाद उम्मीदवार जीतता है और वो किसी और जमात के पीएम के कैंडिडेट को वोट देता है, वो नहीं दे सकता, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, हमारे की बात हो रही है। अगर आपने पार्टी डिक्लेरेशन दे दी है तो आप किसी और सियासी जमात में जा नहीं सकते। 3 वजूहात हैं आर्टिकल 63 डिफेक्शन का जो लॉ है। एक तो है कि एक सियासी जमात छोड़ के दूसरी सियासी जमात ज्वाइन कर लें तो आप अपनी सीट से चले जाएंगे, आप एमएनए या एमपीए नहीं रहेंगे। दूसरा ये है कि आपको कहा जाएगा कि आप तरीके एतमाद या अदम एतमाद जो है वजीर आजम या वजीर आला के बारे में आप वोट डालें, आप वोट नहीं डालते हैं तब भी डिफेक्शन का लॉ इतलाक हो जाएगा। आपको याद था पंजाब के जिमनी इलेक्शन में जब हुए थे तो उससे पहले यही कुछ हुआ था। तीसरा है कि मनी बिल जब आप यानी बजट पेश कर रहे हो तो तब आप पार्टी डायरेक्शंस को, पार्लियामेंट पार्टी की डायरेक्शंस को आप वायलेट कर दे। तो ये बड़ा क्लियर है, इस हवाले में डाउट नहीं होना चाहिए हमें किसी को। ठीक है, तो क्लियर प्रोसीजर्स है जो कि आप लोगों ने डिफाइन किए हुए। अच्छा अजहर साहब, ये भी खबरें आ रही हैं कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करवा सकती है पीटीआई दोबारा? जी बिल्कुल, हमारे पास इख्तियार मौजूद है। मैंने बल्कि और एक और काम किया आप लोगों के लिए बताना चलूं, सेक्शन 215 जो है, जो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान लेने का इख्तियार देता है, ये आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 17 बुनियादी हक है, यानी मेरी पार्टी से मेरा इलेक्शन कैसे ले सकते हैं? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का केस है, रावलपिंडी बार एसोसिएशन का, यानी 17 मेंबर बेंच ने ये डिसाइड किया हुआ है। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन अहम नहीं है आम इलेक्शन के लिए, वो इलेक्शन कमीशन जो पूरे मुल्क में इलेक्शन ही करा सकता है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने का सोच रही है, क्या करवाने का इरादा रख रही है अभी इलेक्शन से पहले? एक तो देखिए जी, एक तो नजरसानी की दरखास्त दायर की जा रही है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो 2 जजमेंट जो है रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, इसकी खिलाफ वर्जी है और उम्मीद है हमारा इंतखाबी निशान भी मिल जाएगा। वरना अगर ना ऐसे हालात हो तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कराए जाएंगे, उसमें पीछे नहीं हटा जाएगा। जो कि इतनी बड़ी सियासी जमात है, ये कोई मुश्किल काम है, बड़ा आसान सा काम है। साहब, अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात अब इलेक्शन से पहले करवा लेते हैं और वो कबूल भी कर लिए जाते हैं तो क्या फिर आप एक और पिटीशन डालेंगे कि इंतखाबात का अब इल्तवा होना चाहिए ताकि बल्ला आपको मिल जाए और फिर आपके उम्मीदवार हों? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, अगर हमें इंतखाबी निशान बल्ला मिलता है तो उसकी वजह से इलेक्शन शेड्यूल तो अपने तौर पर इफेक्ट होगा। यानी हमें आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो, लेकिन हमारा बल्ले का निशान अगर हमें मिल जाता है तो फिर हमारे जितने भी कैंडिडेट है वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़े ना, और उसके बैलेट पेपर वगैरह जितने भी है वो नए हो ना। ठीक, अब एक बात और, आपने मुतअद्दिद बार कहा कि बानी चेयरमैन 3, 4, 5 इतने दिनों में बाहर निकाल लेंगे, आप निकाल नहीं पाए। ये सिर्फ एक बयान होता है या वाकई आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं? नहीं, देखिए
मैं एक बात बताऊं, मैं कैलकुलेटेड बात करने वाला आदमी हूं, मैं कानूनी बात करने वाला आदमी हूं। ठीक है। इमरान खान, देखिए इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के केस में फर्क ये है कि नवाज शरीफ का केस जो सजा मुअत्तल नहीं हुई थी, इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल होगी, साइफर में जमानत होगी। जब ये जमानतें सारी होगी 9 मई के वाकयात में अब गिरफ्तारियां डाल दी गई, ये गैर कानूनी है। इतना अर्सा इमरान खान साहब गिरफ्तार रहे थे तो अब उनकी जो जमानतें हैं 190 मिलियन में देख लें, तोशा खाना में देख लें, वो आप देख लेंगे एक आध दिन की। और मैं अब तो मैं मेरे साथ कल एक एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, डॉक्टर उमर फारूक, उन्होंने भी इस बात को तस्दीक की है कि 26 तक जो है ना, मैं वैसे 8 तारीख दे रहा हूँ, 8 अपने फरवरी से पहले इमरान खान साहब बाहर होंगे। अच्छा। 26 डेट कह रही है कि इमरान खान साहब बाहर होंगे और इलेक्शन लड़ रहे होंगे। बाहर आने की बात है, फिर आप देखिएगा माहौल क्या बनेगा। अच्छा, 8 फरवरी से पहले बाहर आना एक बात है और इंतखाब लड़ना दूसरी बात है। आप कह रहे हैं दोनों चीजें हो जाएंगी? नहीं, देखिए इंतखाब लड़ने वाले मामले में हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। जो नाहली वाला मामला है ना, NA 89 का और NA 122 का, उनमें इमरान खान साहब को नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद हुए हैं नाहली तोशा खाना के हवाले से। तोशा खाना की नाहली की भी हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की हुई है कि वो वहां लग जाए, हालांकि वो बनता नहीं है। और तोशा खाना के हवाले से आज भी एक हाईकोर्ट में मामला मैंने लगाया हुआ था कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, जो कि अदालती जंग हमारी चल रही है। अगर अदालतों ने ये फैसला कर दिया कि इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर बिल्कुल दुरुस्त हैं, अभी उसकी अपील फाइल हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर इमरान खान साहब भी मैदान में होंगे, वल्ला भी मैदान में होगा और हम इलेक्शन भी लड़ रहे होंगे। ठीक है, तो आप बड़ी कैलकुलेटेड बात करते हैं। आपने खुद कहा, आप कह रहे हैं 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे, ये आपने कहा है, अजहर सिद्दीक साहब ने कहा है। अच्छा अजहर साहब, इस वक्त इलेक्शन, ठीक है, इस वक्त इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बताइए गए। एक तरफ जाहिर है आप लोग कह रहे हैं कि जो आप लोगों को कैंपेन करने नहीं दी जा रही है, जलसे जुलूस से करने दिया जा रहा है, वहीं पर आप लोग सोशल मीडिया पर आपके ही प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो वहां पर हर दिन कोई ना कोई जलसे की वीडियोस या इस तरह की चीजें सामने आ रही होती हैं, तो फिर गिला किस बात का है? जलसे जुलूस तो आप लोग भी कर रहे हैं। देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, अगर आप गौर कीजिएगा, हमें 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 हमारे झंडे लगाने दिए जा रहे हैं, हमें मैदान में निकलने नहीं दिया जा रहा, हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा। या तो बताएं कि ऐसा नहीं है, हमारे बंदे उठा लिए जाते हैं। हर कोई ना कोई वाकया देखते हैं, चंद वाकयात ऐसे हैं जो हो रहे हैं जिसके अंदर हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन हमें प्लेइंग फील्ड ही नहीं दे रही। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है ना। खिलाड़ी भी तो कच्चे हैं ना सर आपके। लाहौर में मरीम नवाज के मध्य मुकाबले PTI का कैंडिडेट बैठ गया, खिलाड़ी भी तो कच्चे उतारे हैं। नहीं, देखिए उसकी एक वजह, बुनियादी तौर पर वजह ये है कि देखिए ना, जब आपने हालात ही ऐसे बना दिए हैं, हमने जो कैंडिडेट हमने चूज किए थे, अगर बल्ले का निशान होता तो इतने मामला डिस्टर्ब ना होते, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखे 2-2, 3-3 रखे हुए हैं। अगर वो बैठ भी जाए तो हम उसकी जगह ऑल्टरनेट हमारे पास, यही तो कंफ्यूजन है। 2-2, 3-3 एक हल्के में रखे हुए हैं, वोट डिवाइड हो जाएगा सर। नहीं, कोई वोट डिवाइड नहीं होगा। देखिए जो वोट, जो PTI जो इसको ऑफिशियली अनाउंस करेगी कि ये उनका कैंडिडेट है, वोट उसको पढ़ना है। अभी अनाउंस कर दिया है या मजीद अभी करना है? जी हमने सारा अनाउंस कर दिया। देखिए मेरी बात देख रहे ना, मैं वकीलों की हद तक हमने बहुत से कागजात दाखिल कराए थे, मैंने भी अपने कागजात नामजदगी की वापस ले लिए कि मुझसे बेहतर आदमी अगर मौजूद है तो वो इलेक्शन लड़े ना। इलेक्शन जीतने के लिए लड़ना है, सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ना इलेक्शन। और साहब पार्टी में इख्तलाफात भी तो हम एक तरह से देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कितने ज्यादा है आपस में, लड़ाई झगड़े, स्पेशली वुकला विंग के जो लोग आए उनके हवाले से अगर देखा जाए। देखिए ये हर पार्टी, जमहूरी पार्टी के अंदर इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इमरान खान साहब खुद बाहर नहीं है, उसकी वजह से कई इश्यूज ऐसे हैं कि वहां तक बात जाना। और आपको लगता है कि वो बाहर आ जाएंगे, मसाइल हल हो जाएंगे? आज़ाद सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे गुफ्तगू। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराएंगे जो हार्वर्ड से ग्रेजुएट हैं लेकिन इस वक्त इंतखाबी माहौल में उतर चुके हैं, इस्लामाबाद से इंतखाब लड़ रहे हैं। कराएंगे उनसे मुलाकात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस्लामाबाद अब एक नौजवान चलाएगा, एक ऐसी मईशत जो सबके लिए हो, जान, सेहत और माहौल की हिफाजत। ये एक मंशूर है एक ऐसे नौजवान का जो हार्वर्ड से ग्रेजुएट हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ उन्होंने अमेरिका में काम किया, कई साल नौकरी की, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में सियासत में आते हैं, इंतखाब लड़ते हैं, और वो इस्लामाबाद से इंतखाब लड़ रहे हैं। NH 46 से वो इंतखाब लड़ रहे हैं, इंतखाबी निशान उनका दरवाज़ा। क्या सोच के वो यहाँ पर आए और किसी जमात के साथ आखिर वो क्यों अलाइन नहीं हुए, आज़ाद हैसियत में क्यों? और सबसे अहम वजह उनको बुलाने की आज ये भी थी कि हम जिस तरह चाह रहे होते हैं कि एक जो ख़ानदानी सियासत है उससे ज़रा बाहर निकले, एक रवायती सियासत से बाहर निकले और नौजवान आगे बढ़े, और पाकिस्तान को इतना जीतना हारना
अलग बात है। लेकिन जो चीज मैटर करती है वो ये कि नौजवान अपने मुल्क के लिए क्या सोच रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़कर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। तो हमजा हारून साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हार्वर्ड से ग्रेजुएशन, वहीं पर जॉब करना, 20 में आप गालिबन पाकिस्तान वापस आए और अभी आप इंतखाबी सियासत में आ गए हैं। जी। क्यों? देखिए, जब मैं छोटा था और हम सब जब छोटे थे, हम सबको बताया गया जी कि आप लीडर नहीं बन सकते, आप सियासत में नहीं आ सकते, क्योंकि वो हमने एक मखसूस तबके के लिए छोड़ा हुआ है कि जी आपके ख़ानदान में अगर कुछ सियासतदान है तो उनका बेटा, उन्हीं की बेटी सियासत में आ सकती है, या तो आप बहुत अमीर हो तो सियासत में आ सकते हैं। इस सोच की वजह से आज हमारा ये हाल है कि हम कहीं के भी नहीं रहे हुए। स्पेशली इस्लामाबाद में आप देखें कि यहाँ पे ना जान की हिफाजत है, ना माहौल की हिफाजत है, ना सेहत की हिफाजत है, और हमारा शहर एक ब्यूरोक्रेसी चला रही है। मतलब शहर में जो बंदा रहता है उसका कोई हक ही नहीं है शहर के ऊपर। एक एमएनए शहर चलाता है? वैसे बिल्कुल नहीं चलाता है एमएनए शहर। एमएनए का काम है कानून साजी, एमएनए का काम है बल्दियाती हुकूमत में दखल अंदाजी नहीं। हमारे यहाँ पे जो एमएनए पिछले 20-30 साल से आ रहे हैं वो आके यहाँ पे राजे बन जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमने डेवलपमेंट फंड की सियासत, कोई राजा माइंड कर जाएगा इस बात पे? नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि अब माइंड कर जाएंगे और छोड़ दें सियासत, नौजवानों को आने दें, क्योंकि अभी जो है नौजवान जो है ना मार्जिनलाइज हो चुका है। नौजवान को नौकरियां नहीं मिल रही, नौजवान कहता है हमारी पॉलिसी में कुछ से ही नहीं। लेकिन अगर हम इस वक्त देखें जो हजारों उम्मीदवार हैं इस वक्त इंतखाबी सियासत में, उसमें तो एक अच्छी तादाद है नौजवानों की। होगी, बट इस्लामाबाद में नहीं है। इस्लामाबाद में 2002 से जब मैं 12 साल का था, दिस इज ट्रू, 3 लोग सियासत में घुसे थे, 3 बड़ी जमातों के इस्लामाबाद से। आज माशाल्लाह 2024 आ गई है और वही 3 लोग हैं। आप बाहर जाके देखें, इन्होंने करोड़ों रुपए लगाया हुआ है बैनर्स के ऊपर, तो इनके पार्टीज में नौजवान नहीं थे जो इस्लामाबाद ये भी तो हो सकता है कि नौजवान आना ही ना चाहते हो आगे। आप कह रहे हैं नौजवान चलाएगा इस्लामाबाद, नौजवान चलाना ही नहीं चाहते, फिर कैसे चलवाएंगे? बिल्कुल चलाना चाहते हैं, बिल्कुल आगे भी आना चाहते हैं। कैसे पता बात हुई? ये इन्हीं की पार्टीज में नौजवान हैं जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनको साइडलाइन किया गया है। अच्छा जी बिल्कुल, इसलिए पैसा नहीं है। आई डोंट नो, उनसे पूछे इनका क्या मसला है, क्योंकि ये तो नौजवान को आगे नहीं वैसे इस वक्त आपकी मसरूफियात क्या है सियासत के अलावा? जी मैं इससे पहले जो था, मैं अभी 2022 में ग्रेजुएट होकर वापस आया हूँ, तो उसके बाद से मैं आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं चीज़ों में पड़ गया था। मैं लोगों से मिल रहा था, मैं अपनी पॉलिटिकल कैंपेन की तैयारी कर रहा था। आपको तो पता है इलेक्शंस भी कभी कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कब होने, तो एकदम से इलेक्शन सर पे आ गए। तो उसके बाद आई वांटेड टू, मेरा बहुत अरसे से इरादा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, ताकि मुझे देखकर और नौजवान जो बाहर भी रहते हैं वो भी इंस्पायर हो, इनकरेज हो और आगे बढ़े। जो होना भी चाहिए कि यंगस्टर्स आगे बढ़े, अपने मुल्क का सोचे, एक हम उस रिवायती अंदाज से हम निकलें और अपने मुल्क के लिए सोच रहे हो। हमसे कैंपेन कैसे करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कैंपेन जो है, देखें मेरे पास तो 20-30 करोड़ रुपए है नहीं जैसे हमारे पेशावर सियासतदानों के पास होते हैं, तो मैं तो छोटी छोटी मीटिंग्स करता हूँ, सोशल मीडिया पे जाता हूँ, टीवी शोज़ पे जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए ताकि मैं अपना मंशूर लोगों को बता सकूँ और लोगों से सीखता भी हूँ। और मैं उनको यही बताता हूँ कि मैं इधर अपने फॉलोअर्स बनाने नहीं आया, मैं इधर लीडर्स बनाने आया हूँ। ये बड़ा फ़र्क है हमारी सोच में। जो रवायती सियासतदान है, पेशावर सियासतदान है, वो कहते हैं आ जाओ मुझे ज्वाइन कर लो, मेरे फॉलोअर बन जाओ। मैं कहता हूँ यार आप हो अपनी कम्युनिटी के लीडर, मकामी मसाइलों के मकामी हल होते हैं। लोकल प्रॉब्लम्स रिक्वायर लोकल सॉल्यूशंस। आपको वर्ल्ड बैंक आके नहीं बताएगा आपने इस गली में क्या करना है। तो मैं तो जाता हूँ, ना कोई लंदन से दवाई लाएगा। एग्जैक्टली। तो आप जाएं अपने, मैं उनको जाके बोलता हूँ कि यार आप लीडर हो, आपको आगे करना है, और उस तरह की पॉलिटिक्स मैं कर रहा हूँ अभी। ओके अच्छा, वैसे आपकी किसी और सियासी जमात से कोई वाबस्तगी रही हो या कोई किसी ने ऑफर की हो इस वक्त? नहीं जी नहीं, नौजवानों को कोई नहीं पूछता। ये सिर्फ उनको पूछते हैं या तो जिनके सियासी बैकग्राउंड हो और या तो उनके पास इतना पैसा हो कि वो खुद ही अपना कैंपेन चला लें। खुद राब्ता करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी नौजवान कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। मेरा इशू इन पार्टीज के साथ ये है सबसे पहले कि इनकी वफादारियां जो होती है ना अपने पार्टी लीडर्स के साथ होती हैं। आजकल आप देख रहे हैं किस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारी वफादारी लोगों के साथ होनी चाहिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए वफादारी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें जी आप देखें इनके मंशूर क्या होते हैं। इनके मंशूर होते हैं जी हमारे 35 साल से रिश्तेदारी है जी पार्टी लीडर के साथ, हमारी 20 साल से रिश्तेदारी है जी पार्टी लीडर के साथ। ये कैसे मंशूर है? मंशूर होता है कि आप बड़ा क्लियर एजेंडा दें, आप क्या करना चाहते हैं। एग्जैक्टली कि इस्लामाबाद आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे जीतने के बाद? सबसे पहले मैं ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक पायदार लोकल गवर्नमेंट हो जो नौजवान चलाए, यानी कि उसका शहरी चलाए। ये नहीं कि आप एक परमिशनस्तान में रहते हैं, आपको एक छोटी सी चीज करने के लिए एनओसी चाहिए होता है, अटेस्टेशन चाहिए होती है। ये कौन से जमाने में रह रहे हैं आप?
1830 में ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस बनी थी, आज तक वही वाला निजाम ये बात दुरुस्त है कि सिस्टम अपग्रेड होना चाहिए। एग्जैक्टली और ब्यूरोक्रेसी को साइड पे करके अपना शहरी आना चाहिए। जिस तरह पूरी आपने कभी देखा है न्यूयॉर्क डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, आपने कभी देखा है कि जी सिडनी में डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, ये तो अजीब किस्म की इन्होंने यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी डाली हुई है। यहाँ पे एक शहरी चलाए अपना निज़ाम, सही है, उसको सेट करे। दूसरी बात, एक ऐसी मीशत हो जो हर तबके के लिए काम करे। यहाँ पे तो हमें खो से मसला है, हम इंटरनेट नहीं दे सक रहे इतने एरियाज में। अच्छा, आप खुद भी वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेशल एडवाइजर रहे। जी बिल्कुल, पीटीआई के दौर में। जी बिल्कुल। तो एक तो ये कि पीटीआई रूट्स फिर भी नहीं है। नहीं जी नहीं, मैं एज अ टेक्नोक्रेट उसमें था और मैं किसी भी गवर्नमेंट के साथ उस टाइम पे, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था ये चीज़ें, तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। आई वाज ट्राइंग टू गिव अ पॉलिसी सेंट्रिक व्यू कि हाउ कैन वी मेक आवर सिटीजंस लाइव्स बेटर थ्रू पॉलिसी, और यही मेरा मंशूर है। ठीक है, ये आपका मंशूर है और जाहिर है सोच आपकी बहुत अच्छी है हमजा, जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नौजवानों के लिए काम करना चाहते हो, स्पेशली यही सोच है कि किस तरह से नौजवान आगे बढ़कर अपने मुल्क को आगे सर्व करें। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, गुड लक। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ एक ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो मुसलसल आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी सलाहियतों से सबको मुतासिर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ई स्पोर्ट्स चैंपियन अरसलान ऐश की, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों अमेरिका में टेकन वर्ल्ड टूर जीत लिया है और यूं अपने करियर में एक और एजाज अपने नाम किया है। फाइनल में जनूबी कोरिया के खिलाड़ी चेरी बेरी मैंगो को शिकस्त दी, जो उनके सामने बिल्कुल बेबस नजर आए। और इसके अलावा अरसलान ऐश 4 मरतबा ईवी चैंपियन बन चुके हैं और वो दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े इवेंट्स में शिरकत कर चुके हैं। और गुज़श्ता माह मलेशिया में होने वाली टेकन 7 चैंपियनशिप भी उन्होंने जीती है और मुताबिक दीगर इवेंट्स वो जीत चुके हैं। तो इस वक्त अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे इन्होंने अपना नाम अनाउंस करते हैं, अरसलान ऐश। तो सबसे पहले इनसे यही पूछने की ऐश क्या है इसमें। अरसलान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अरसलान ऐश क्या है, निकनेम है आपका? ऐश मैंने अपना निकनेम दिया था, आपने शायद छोटे थे कार्टून देखे होंगे, पोकेमोन। जी शायद देख होंगे। जी, तो बिल्कुल। के अंदर जो मेन कैरेक्टर है ना, जो हीरो है, उसका नाम था ऐश कैचम। तो वहां से मेरा नाम ऐश, मुझे पसंद था वो वाला कैरेक्टर काफी, तो मैंने कहा कि अरसलान के साथ ऐश काफी जबरदस्त। वो माइंड आपका वहीं पे होता है ना, उसी दुनिया में आप रह रहे होते हैं फिर। जबरदस्त। अच्छा अरसलान, टेकन वर्ल्ड टूर टाइटल जीतकर कैसा लग रहा है? कहाँ से मुबारकबादें मिल रही हैं? सफर कैसा रहा, कितना चैलेंजिंग था? सफर काफी लंबा था यूएसए का, और फ्लाइट मेरी थी कोई 40 आवर्स प्लस की, लेओवर्स के मिलाकर। तो वो तो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए फ्लाइट लेना, क्योंकि मैं हमेशा अपग्रेड करवाता हूँ जब मैं यूएसए जाता हूँ, तो वो थोड़ा इजी था। काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी लोग पूरे ओवरऑल पाकिस्तान से कंग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। अरसलान 4 बार ईवीए चैंपियन, और अभी जिस तरह आज हम इस टाइटल की बात करें, टेकन वर्ल्ड टूर टाइटल की, तो मुझे जरा टेकन वर्ल्ड टूर का बताएं कि इसकी क्या हिस्ट्री, क्या बैकग्राउंड है और इस इवेंट के लिए कितने और मुल्कों से लोग थे, कैसे कंपटीशन होता है और इसमें किस तरह से आप जीतते हैं? आपके पूरे साल टूर्नामेंट्स होते हैं अलग अलग। जिस तरह मैं पूरा साल पूरी दुनिया के अंदर मैं ट्रैवल किया था, केप टाउन, यूएसए, मलेशिया, फिलीपीन, जापान, तो आपको पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं इन सब से खेलने से। अच्छा। तो जब आपको पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं, फिर आपका लीडर बोर्ड बनता है, जो टॉप 20 प्लेयर्स होते हैं वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो मैं नंबर 1 पे था लीडर बोर्ड के अंदर, तो ये सारा प्रोसेस होता है और फिर आपका उनका टॉप 20 के अंदर मुकाबला होता है, फिर एक विनर उसके अंदर से वो। और जिसको आपने हराया है, चेरी बेरी मैंगो, ये उनका असल नाम है या निकनेम है उनका भी? उनका असल नाम यही है, उनका मतलब कोरियन नेम है। हाँ, तो मैंने से एक्चुअली पूछा भी था एक दफा, मैं कहा तुम्हारा नाम, तुमने नाम हुआ काफी अजीब नाम है तुम्हारा। तो वो कहता है कि मुझे फल पसंद है, फलों में मुझे ये तीनों फल सबसे पसंद है, तो मैंने अपना नाम रख दिया। अच्छा, तो अपना नाम खुद रखा, इसका मतलब असल नाम कोई और होगा। जब उसको पता लगा कि उसको फल पसंद है, उसका नाम चेंज कर दिया। अगर अम्मा अब्बा को चेरी बेरी मैंगो पसंद होता तो और बात थी, लेकिन नाम है जी, नाम है। चले, जबरदस्त। अच्छा अरसलान, इसके अलावा टेकन खेलने का शौक कब से हुआ और किस तरह से प्रैक्टिस करते थे कि आज चैंपियन बन गए? शौक तो बचपन से ही था मुझे, मैं छोटे होते से ही गेम खेलता था, वीडियो गेम्स खेला करता था, और लेकिन पता नहीं था कि कभी इस लेवल पर भी आ जाऊंगा। लेकिन पैशन की कोई लिमिट नहीं होती है। तो मैं शुरू से काफ़ी अच्छा था, इवन कि मैं स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन गेम का क्रेज़ अलग लेवल का था मेरा। बस मुझे शौक था
छोटे होते आपको होता है कि आपके मोहल्लों में जब आप जाया करता था तो वहाँ का ना एक इज्जत तो आपको स्कूल में तो करता नहीं है, तो वहाँ पे आर्केड सेंटर में बड़ी इज्जत करते थे मेरी कि अरसलान आ गया, अरसलान आ गया, अभी लोग वाह वाह कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग। लेकिन वो जो फेम थी ना आपको छोटी उम्र में मिल जाती है, 5-6 साल 8 साल की उम्र में, तो वो वाला जो चस्का लग गया था, नहीं मैंने जाना ही जाना है, मतलब मार पड़े जो भी हो, वहाँ पे तो इज्जत होती है ना, और तो कोई होती नहीं है। तो आई थिंक You are being too honest actually. बड़े दुख दर्द हैं अरसलान के, वो अभी सामने आ रहे हैं। हाँ ज़ाहिर है ये बड़े जेन्युइन से दुख दर्द हैं। वैसे अरसलान, हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंसेस? ज़ाहिर है आपने मुख्तलिफ मुल्कों में जाना, जिस तरह आपने इस इवेंट से मुतालिक भी कहा कि पूरा साल ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क, तो स्पॉन्सरशिप होती है और वो ईजिली मैनेज हो जाती है या कोई हर्डल्स आते हैं? एक तो स्पॉन्सरशिप वाला भी बताइएगा, दूसरा वीज़ा का हुसूल, कहीं ट्रैवल करना, उसमें भी कोई दिक्कत होती है? पहले तो मैं जब पहले दफा गया था तो खुद ही अपनी जेब से मैंने पैसे किए थे फैमिली से, दोस्तों से करके। लेकिन अभी मुझे रेड बुल पाकिस्तान और मुझे एक सऊदी की टीम है वो स्पॉन्सर करती है, तो मैं कहीं भी जाना होता है वो सारा ट्रैवल एक्सपेंस करते हैं। इवन कि आपको वो पे भी करते हैं कि मतलब आपने कुछ खाना है तो आप खाकर रिसीट रख लो, आपको रीइंबर्स कर देते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपका स्पॉन्सर कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके फ्लाइट्स, आपके होटल और आपका फूड का जो बेसिक नीड्स हैं उनका वो टेक केयर करते हैं उन चीज़ों की। और अब तो सारा कवर्ड है मेरा, मैंने कहीं भी जाना है तो वो मुझे भेजते हैं टेकन के लिए। और बाकी वीज़ास के लिए पाकिस्तान के अंदर तो बहुत मसले आते हैं। मेरा पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मुझे रिजेक्ट नहीं करता। मैं यूएसए का, यूरोप के और यूके के काफ़ी मुख्तलिफ मुल्कों के वीज़ा लगे हुए हैं। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है तो आपको बहुत इशू आते हैं, आपके वीज़ा नहीं लगते। इस तरह के हमारे इवन के दोस्तों के काफ़ी रिजेक्ट हो चुके हैं। वो चैलेंजेस ज़ाहिर आपको इस वक्त फेस नहीं करने पड़ रहे? हाँ, शुरू में किए मैंने फेस, लेकिन लकीली मेरा अभी तक अल्लाह का शुक्र है रिजेक्ट कोई नहीं हुआ वीज़ा। अच्छा, तो अरसलान इसके अलावा पढ़ाई में कितने अच्छे हैं और इस वक्त क्या कर रहे हैं? एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अपना थोड़ा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये तासुर काम होता है और माँ बाप भी ज़ाहिर मना कर रहे होते हैं कि गेम्स खेलने पे लग गए हो तो अब ये बच्चा पढ़ेगा नहीं बिल्कुल भी। हाँ, एक ऐसा बिल्कुल था मेरे साथ। और प्राइमरी में माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, मेरे हमेशा फर्स्ट प्लेस पोजीशन ही आती थी मेरी मैट्रिक तक। और मैट्रिक के बाद मैं गेम में थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लिया था, लेकिन फिर भी टॉप 3 में मैं आता था। तो घर वालों की तरफ से कभी ये नहीं मसला हुआ कि पढ़ाई में मतलब पढ़ाई सही नहीं कर रहा। वो लकीली अल्लाह ताला का दिमाग काफ़ी अच्छा था मेरा माशाल्लाह। लेकिन चैलेंजेस तो फेस किए हैं मैंने, लेकिन ये चीज़ को बुरा समझाता था। अभी भी अब तो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन तब तो बहुत बुरा समझाता था वीडियो गेम्स को और आर्ट के सेक्टर को। कहाँ तक पढ़े आप? मैंने सीए किया हुआ, इंटर सीए किया माशाल्लाह। हाँ जी, ज़बरदस्त। और अरसलान, इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि इस वक्त भी एक चैलेंज होता है, ये पेरेंट्स मना कर रहे होते हैं बच्चों को। एक जहन में चीज़ आती है कि माहौल अच्छा नहीं होगा, वो चाहे फिर हम ई गेमिंग की बात करें, टेकन की बात करें, या फॉर दैट मैटर समटाइम्स हम स्नूकर या ऐसे गेम्स पे भी यही देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स मना करते हैं कि माहौल अच्छा नहीं होगा। क्या वाकई ऐसा है? आपने ये चीज़ फेस की कि माहौल इशू होता है या सिर्फ ये दिमाग में है? नहीं, आई थिंक बिल्कुल माहौल, जब मैं छोटा था तो बहुत ख़राब माहौल था तब वहाँ पे आर्केड सेंटर का। लोग मतलब जो आउटकास्ट लोग हैं वो सारे आया करते थे वहाँ पर, नशेई और सिगरेट पी रहे हैं और दूसरे गलत कामों में लगे हुए हैं। आई थिंक वो वाला अभी भी मेरे अगर बच्चे होंगे मैं कभी अलाउ नहीं करूँगा कि वो उस जगह पे जाएं। और आई थिंक अभी भी स्नोकर क्लब्स हैं, ज़्यादातर तो नहीं लेकिन मोस्टली आई थिंक वहाँ भी माहौल अच्छा नहीं है। लेकिन जो आर्केड क्लब्स बन रहे हैं, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो वीडियो गेम्स के जो क्लब्स बने हैं, आई थिंक वो काफ़ी अब बेहतर हैं, क्योंकि वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं और आप गेमिंग कर रहे हो बैठ के और काफ़ी अपने दोस्तों के साथ आते हो, तो वो एक सेफ्टी है। लेकिन अरसलान, इस तरह से अगर हम कुछ ऑनलाइन गेम्स की भी अगर बात करें तो जाहिर है जब आप इतना खेलना शुरू हो जाते हैं तो आप उसी दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं। और जाहिर है उसके अंदर, इन गेम्स के अंदर जो अक्सर चैलेंजेस दिए जा रहे होते हैं कि ये टास्क है, ये आपने पूरा करना है, ऐसे वाकयात हमने पबजी में भी देखे कि वहाँ पर भी जो बच्चे थे उन्होंने कुछ क्राइम्स भी कमिट किए और किस तरह से वो इतने एडिक्टिव हो गए कि पेरेंट्स बहुत परेशान हैं अभी तक कि हम अपने बच्चों को किस तरह से वहाँ से निकालें। और कुछ गेम्स अरसलान ऐसी होती है जिसमें चैट होती है, आपके किससे क्या बात कर रहे हैं, आपके बच्चा किससे बात कर रहे हैं, उसमें यू नेवर नो, और उससे भी मसाइल जन्म लेते हैं। हाँ, आई थिंक ये एजुकेशन की
कमी है हमारे अवाम के अंदर, क्योंकि गेम तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि बुरी चीज़ है। वीडियो मैं तो फाइटिंग गेम्स खेलता हूँ, लेकिन मैं कभी मोबाइल गेम्स भी खेल रहा हूँ। आपको खुद ही लिमिट करना पड़ता है अपने आप को। जिस तरह के एक्सेस ऑफ वाटर भी इज अनहेल्थी, या आप स्टडी भी बहुत ज़्यादा करने पड़ते हो, वो भी ठीक नहीं है। तो इसी तरह से आपको लिमिट करना पड़ता है। पेरेंट्स को बिल्कुल इजाजत देनी चाहिए अपने बच्चों को गेम इजाजत जरूर दे, लेकिन चेक भी रखना बहुत अहम होता है। स्लानिश बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते। ब्रेक लेंगे, साथ रहिए। पाकिस्तान निजात अमरीकी खातून फौजिया जंजुआ, जिन्होंने अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी के टाउन माउंट लॉरेल से मेयर मुंतखब होकर नई तारीख रकम कर दी। फौजिया माउंट लॉरेल की तारीख में पहली मुसलमान एशियाई मेयर हैं। हाथ में कुरान थामे उन्होंने माउंट लॉरेल के टाउनशिप हॉल में अपने शौहर और 4 बेटों के मौजूदगी में हल्फ लिया। फौजिया के वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से, उनके वालिद चकवाल जबकि वालिदा का ताल्लुक लाहौर से, और ये खानदान 1970 की दिहाई में अमेरिका मुंतकिल हुआ। फौजिया की पैदाइश कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को की है। यूसी बर्कले से ग्रेजुएट। फौजिया की कम्युनिटी सर्विस में दिलचस्पी और बच्चों जेल में कैदी उनकी एजुकेशन के लिए दिन रात काम करना उन्हें इस मकाम तक ले आया कि पहले काउंसलर, फिर डिप्टी मेयर और अब मेयर। ये सारे मराहिल कैसे तय किए, क्या मुश्किलात पेश आई, इस सब पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, फौजिया जंजुआ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फौजिया, सबसे पहले तो पाकिस्तानी रूट्स के बारे में जरा बताइएगा। फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, किस शहर से वालिद का और वालिदा का ताल्लुक है? तो मेरे अबू चकवाल के हैं और मेरी अम्मी लाहौर की हैं, और अम्मी मुगलपुरा में पैदा हुई थी। शी ग्रू अप इन मुगलपुरा एंड अबू वाज इन चकवाल। मैं पाकिस्तान सिर्फ कोई 4 दफ़ा आ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान आना। चकवाल और लाहौर में काफ़ी फ़र्क है। तो लाहौर में मुझे हिस्ट्री का बड़ा शौक है, मुगल हिस्ट्री देखना और उसको पढ़ने का बहुत शौक है। सो आई लव कमिंग टू लाहौर टू सी द मुगल हिस्ट्री, एंड इन चकवाल आई लव गोइंग टू कलाकार, द क्यूरा माइंस। इट्स जस्ट सच अ पीसफुल एनवायरनमेंट कंपैरिजन टू लाहौर। बहुत प्यारी प्यारी जगहों का जिक्र तो किया, लेकिन आप रेवड़ियां मेंशन करना भूल गई। चकवाल की रेवड़ी वैसी बड़ी मशहूर है, आपने यकीनन खाई भी बहुत होंगी। बहुत। जब भी कोई पाकिस्तान से फुप्पो आती थी, चाचा आते थे, तो सबसे पहले रोरियां आती थी, क्योंकि मुझे वो पलवान। अच्छा, जब कोई लेकर आते हैं सिर्फ खुद ही खाती है या बाकी जो दोस्त है वहां पर उनको भी टेस्ट करवाती है कि ये है जी पाकिस्तान के चकवाल की रेवड़ियां? यस, जरूर। रोरियां और चलकोज़े 2 चीजें जो मैं अपने दोस्तों को शौक से खिलाती हूँ। अच्छा, वैसे फौजिया अपने सफ़र के बारे में बताइएगा। मेयर तक का सफ़र, ज़रा काउंसलर, डिप्टी मेयर और फिर मेयर, ये ओवरऑल जर्नी कैसी रही? तो ये जिस तरह काफ़ी लोग सियासी में जब आना चाहते हैं तो शुरू में चाहते हैं कि हम आए। उन्होंने कहा शुरू से यही प्लान होता है कि हम सियासी में आएंगे। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। मुझे बस कम्युनिटी सर्विस का शौक था, लोगों की मदद करने का शौक था, और जहाँ भी ज़रूरत आती थी वहाँ पर हम पूरी करते थे। तो मैं और मेरे दोस्तों ने एक नॉन प्रॉफिट शुरू किया था 7 साल पहले, और हमारा यही मोटो था, यूनाइटिंग कम्युनिटीज थ्रू सर्विस। तो एक औरत थी, उसने देखा कि मैं काफ़ी कुछ काम करती हूँ कम्युनिटी के लिए, तो उसने मुझे कहा कि काउंसलर की एक पोजीशन खुली हुई है, तो मैं चाहती कि तुम इलेक्शन में लड़ो। तो मैंने उसको एक्चुअली 3 दफ़ा ना की थी। 3 दफ़ा मैंने उसको मना किया कि नहीं, मैंने नहीं करना, मुझे शौक नहीं है इतना आगे आने का, मुझे बस आई लाइक वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। तो कहती नहीं, तुम्हें आना चाहिए, मुझे तुम में कुछ नज़र आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम आगे आओ। तो फिर मैंने इस्तिखारा किया, अपने हस्बैंड से बात की कि पॉलिटिक्स में आना बहुत बड़ी बात होती है और अपने आप को बहुत एक्सपोज करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर मैंने उसको हाँ कर दिया, इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में मैं जीत गई। और एक और वजह थी आने की, क्योंकि वैसे यहाँ पर इतना आसान नहीं है पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को या साउथ एशियंस को पॉलिटिक्स में आना। वैसे हम नहीं आ सकते, हमें अपनी का सपोर्ट चाहिए होता है। तो अगर कोई हमारे सपोर्ट पीछे बैकिंग कोई कमेटी की, तो फिर हम पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। तो मेरी काफ़ी दोस्त है जो काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे कि वो पॉलिटिक्स में आए, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन मुझे अचानक अल्लाह ताला की तरफ से ये मौका मिल गया, और फिर मैंने। अच्छा फौजिया, जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया कि मुसलमान होना और पाकिस्तान से रूट्स होना ज़ाहिर है एक चैलेंज होता है और मुश्किल होता है आगे बढ़ना इस कम्युनिटी में। अगर आप सियासत में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और किस हद तक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? ऑफ कोर्स आगे बढ़ने में चैलेंज तो होता है। मैं काफ़ी लकी थी कि मैं कोविड के दौरान मैंने अपनी कैंपेनिंग की थी, तो वहाँ पर मुझे लोगों से इतना
हाथ नहीं मिलाना पड़ता था या लोगों से इतनी बात नहीं करनी पड़ती थी, कोविड था तो हमारा इतना ही था, लेकिन challenging है. I'm a pretty conservative Muslim, I try my best to be a good Muslim. So there's certain environments कि मैं अपना कोई माहौल होता है जो मैं इतना पसंद नहीं करती कि मैं माहौल में हूँ. Just target, हमारे जो events होते हैं वहाँ पर लोग शराब पीते हैं, तो कोई ऐसा बुरा इवेंट तो नहीं होता, लेकिन मुझे पसंद है कि मैं उस माहौल में हूँ जहाँ पर ये चीज़ें हों. लेकिन unfortunately when you're in politics you have to be in certain environments. You don't participate in it but you have to be in it. So मैं ज़्यादातर जब events होते तो मैं 20-15 मिनट के लिए चली जाती हूँ. फौजिया, वैसे अब रिस्पांस कैसा मिल रहा है मेयर बनने के बाद, स्पेशली अमेरिकन सिटीजन्स की तरफ से, आपके कोलीग्स की तरफ से? Of course, I mean मेरा जो ज़्यादा जिस टाउनशिप जिस एरिया में मैं रहती हूँ, माउंट लॉरल, ये ज़्यादातर गोरा है. So it's about 70% गोरे लोग हैं. अब लोग दूसरे अब पाकिस्तानीज़ और सिख और इंडियन लोग मूव हो रहे हैं, लेकिन इतने नहीं हैं. अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं हुई, लोग बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, सबको पता है कि मैं पहली मुसलमान हूँ, मैं पहली पाकिस्तानी हूँ, अखबार में भी यही आया था, तो अभी कोई नेगेटिविटी मुझे फेस नहीं हुई. और पिछले साल जब मैं डेप्यूटी मेयर बनी थी तो उस वक्त भी कोई नेगेटिविटी नहीं फेस हुई. फौजिया, इसके अलावा जाहिर है ये चैलेंजेस अपनी जगह पे और ये सारी बातें, लेकिन ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान में भी बात की जाए ओवरऑल भी तो शादीशुदा खवातीन के लिए बड़े मसाइल होते हैं. कहा जा रहा होता है घर चला लो, या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा होता है बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया और आपके ऊपर कितना प्रेशर था? तो I'm a sociology major, मैंने sociology पढ़ी हुई है, और sociology में यही कहते थे ना कि एक औरत की 2 शिफ्ट होती है. जब औरत जॉब करती है वो उसकी पहली शिफ्ट है, फिर दूसरी शिफ्ट वो है घर आके खाना बनाना, घर को संभालना. So I always knew that going in. लोग मुझे जब कहते थे कि तुम क्यों इसमें आ रही, तुम्हें तो ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मुझे था कि ये ज़रूरत है, लोगों को दिखाने के लिए ज़रूरत है कि हम इन्वॉल्व पॉलिटिक्स में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चीज़ों को बदलना चाहते हैं सोसाइटी में, then we need to get involved. बच्चों के लिहाज से मैं 16 साल घर रही थी और अपने बच्चों को 16 साल मैंने पाला है. तो अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं मैंने नौकरी शुरू की है और पॉलिटिक्स में आई हूँ. उससे पहले मैं काफ़ी कम्युनिटी सर्विस करती थी, लेकिन मेरी कोई ऑफिशियल जॉब नहीं थी, ना मैं पॉलिटिक्स में थी. सो सिर्फ 4 साल हुए हैं, तो 16 साल मैंने अपने बच्चों को घर बैठ के उनको चारों को पाला है. अब बच्चे थोड़े से इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो अब मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है. मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ. Above everything, my kids come first. My family comes first. अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, अगर मैंने किसी फंक्शन पर जाना है या मेरे बच्चे की कोई चीज़ होती है तो फिर मैं फंक्शन पर ना कर देती हूँ और बच्चे को लेके जाती हूँ. So my kids are my number 1 priority. ये बहुत अच्छी बात है और हम सब एज अ पेरेंट यही करते हैं, यही करना चाहिए कि फैमिली कम्स फर्स्ट. फौजिया, वैसे देखा जाए तो ये जो मेयर की कुर्सी है ये डेमोक्रेट्स के पास बहुत अरसे बाद आई है, और ये कैसे हुआ इतने अरसे बाद इस कुर्सी का वापस डेमोक्रेट्स के पास आना? 36 years रिपब्लिकन का रूल था यहाँ मेरे जो टाउन में, रिपब्लिकन्स का रूल था, और कोई इतने कैंडिडेट्स आते नहीं थे या कोई उनकी बैकिंग इतनी नहीं थी कैंडिडेट्स की. लोग बस कहते कि ठीक है रिपब्लिकन्स पावर में तो ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा है. But in the last few years, we realized that things weren't going very well. हमारे taxes बढ़ रहे थे, हमारी इतनी facilities टाउन की नहीं हो रही थी. तो फिर Assembly woman Carol Murphy who swore me in. So she lives in my town, and then we all worked together to fight the election. हमने fundraising की, पैसे fundraise किए, फिर हमने वो newspaper articles बनाए, leaflets बनाए, हमने इश्तिहार बनाए, और फिर लोगों को बताया कि अब हम क्या बदलना चाहते हैं, हम क्या चीज़ें लाना चाहते हैं. तो फिर हम जीत गए, और उन 4 सालों में अभी तो 4th year अभी शुरू हुआ है, हमने काफ़ी जो हमने प्रॉमिस की थी चीज़ें वो हमने पूरी की हैं. तो हमने टैक्सेस बढ़ाए नहीं है, हमने नए बास्केटबॉल कोर्ट्स बनाए टाउन में. काफी सारे काम है जो आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं और अब भी आप पुरिज्मा के आगे चल के काम करेंगे. अच्छा फौजिया, जब मेयर बनी उस टाइम के क्या जज्बात है, स्पेशली जब कुरान मजीद पर आपने हल्फ उठाया तो उस वक्त जहन में क्या चल रहा था?
ज़हन में यही चल रही थी कि कुरान, हमारा कुरान पाक है, तो उसके ऊपर मैं अपना प्रॉमिस कर रही हूँ कि I'm gonna do the best to serve my town and serve my, my state. So बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम कुरान पाक की इतनी अदब करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ये प्रॉमिस करना, तो it's a big responsibility for me to fulfill that promise. और लोगों के लिए भी है कि लोगों सब जो थे उनको सबको पता है कि मैंने कुरान के ऊपर अपनी ओथ ली है, बिकॉज यही मेरी किताब है, तो इसी के ऊपर मैंने अपना प्रॉमिस करना। और ज़ाहिरा आपने वो हल्फ उठाया। फौजिया, मैं ज़रूर ट्रम्प साहब से मुताल्लिक़ एक कमेंट लूँगा आपसे। डोनाल्ड ट्रम्प के लिए 2024 आपकी नज़र में उनकी सियासत कैसा देख रही हैं? तो जब मैंने नॉन प्रॉफिट शुरू किया था, मैं और मेरे दोस्तों ने, हमने इसलिए शुरू किया था क्योंकि ट्रम्प बिकेम प्रेसिडेंट एंड वी रियलाइज्ड कि हमारी जो कंट्री थी अमेरिका वाज वेरी डिवाइडेड। ठीक है फौजिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। बात करते हैं जरा एंटरटेनमेंट की। जब बात एंटरटेनमेंट की है तो ऐसे में आज एक गाना सुनाएंगे और फिर करेंगे आपसे सवाल कि आपने इसमें जो खातून की आवाज है वो पहचाननी है कि आवाज किसकी है। जरा गाना सुनाइए। मैनू कहंदियां मेरे हत्थां उत्ते मेहंदियां ने, तेरे नादियां नी माही किथे तेरा सखियां ने, मैनू कहंदियां दिल नी मुड़दा शोर करदा नाल माही दे जाना, चने सजिया होण सिर ते बन के सेरा गाना, मिलदा आ गया बेला सोनिए नी रुदा कहंदियां छेती आवे छेतिया। अब ये हादी उपल की आवाज तो सबने पहचान ली, लेकिन जो फीमेल वर्जन था इसमें, जो फीमेल वॉइस थी वो किसकी थी? इतनी ओरिजिनल थी लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किसकी थी। नेहा गुप्ता की थी? नहीं नहीं, अच्छा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कोई अगर उससे मिलाए तो एक और बात है, लेकिन नहीं थी। ये AI जनरेटेड आवाज है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है और ये AI जनरेटेड है। म्यूजिक की दुनिया में कैसे AI जनरेटेड वॉइस अब हम देख रहे हैं, और ये शराज उपल ने ज़ाहिर ये कोशिश की और बहुत ज़बरदस्त उनकी ये काविश रही। बड़ा उनको इस पर सराहा जा रहा है कि The world is of AI now। जिस तरह AI सराहियत हम हर फील्ड में जिस तरह से देख रहे थे, वहां पर हमें सिंगिंग की फील्ड में भी जब ऐसी चीजें मिल रही होती है देखने को, और स्पेशली आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, आप मैं बिल्कुल पहचान नहीं, मुझे लगा कि ये एक्चुअली किसी इंसान ने ये गाना गाया। एंड नॉट जस्ट द वॉइस, ये पूरे वीडियो ये AI जनरेटेड वीडियो है। तो म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचाया इस वीडियो ने और ज़ाहिर इस आवाज ने भी। तो आज हम इस पर बात कर रहे हैं। शराज उपल साथ मौजूद हैं। शराज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा ठीक कह रही थी, नेहा गुप्ता की आवाज है। अच्छा? मोहतरमा ने नाम ठीक लिया। अच्छा। उनका नाम नेहा गुप्ता है। हाँ, उनका या उसका मतलब। तो ये नेहा गुप्ता कौन है? इसमें कहते हैं शी, पता है शी कहते हैं, मतलब कोई लिविंग बीइंग जो फीमेल होती है। इट कह सकते हैं इसको, जो हु इज नॉट लिविंग। तो नेहा गुप्ता इज इट बेसिकली। अच्छा, नाम नेहा गुप्ता है लेकिन ये इट। ओके, तो नेहा गुप्ता का आइडिया कैसे आया शराज, कैसे सोचा? पता है मुझे हमेशा से शौक है टू फिडल विद द टेक्नोलॉजी, जो भी होती है उसमें पंगे लेता रहता हूँ मैं। जब भी जिस वक्त के साथ जो नई टेक्नोलॉजीज आती है, तो जैसे ये मतलब कपल ऑफ मंथ्स बैक ये AI का जब वॉइस क्लोनिंग आई थी, कि बहुत सारे लोग हैं जो YouTube पे डिफरेंट लोगों के, पुराने सिंगर्स के जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी आवाज़ों में गाने उनके मतलब रीडू कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ से आइडिया है, मैंने कहा ये तो एग्जिस्टिंग वॉइसेस को रीडू कर रहे हैं, व्हाई कांट आई डू अ न्यू वॉइस, जिसको मैं AI को पूरा नई वॉइस को के लिए ट्रेन करूँ कि गाया कैसे जाता है और उसके ऊपर नोटेशंस क्या है, और उसमें उसकी निटी ग्रिटीज उसकी जान के उसको फाइन ट्यून करना, ट्वीक करना, उस वॉइस को परफेक्ट पिच करना। इट टुक मी अ व्हाइल टू डू इट, लेकिन फाइनली व्हेन आई वाज hearing the result, I was so happy with it कि यार फाइनली जो दिमाग में मैंने सोचा हुआ था कि जिस तरह की आवाज, जिस तरह का टेक्सचर और टिम्बर ऑफ द वॉइस मुझे चाहिए था, वो मुझे फाइनली मिल गया। और शराज, AI जनरेटेड वॉइस में फीमेल वर्जन क्यों? व्हाई नॉट मेल वर्जन?
यार मेल हमारे घर में वैसे ही 2 है, मैं हूँ, मेरा बेटा है, और पाकिस्तान भरा पड़ा है मेल से। तो फीमेल सिंगर्स की जो कमी है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा कमी है पाकिस्तान में। बहुत इतनी अच्छे सिंगर्स हैं हमारे पास। नहीं है, मेन स्ट्रीम में बहुत कम है। इफ यू डू द कंपैरिजन, आप देखिए मेल सिंगर्स कितने हैं और फीमेल सिंगर्स यू कैन काउंट देम ऑन योर टिप्स, लाइक 2 3 4 टॉप्स। या और जिस तरह का टेक्सचर, बिकॉज ये बड़ा एक ईस्टर्न क्लासिकल जिस तरह होता है, जिस तरह एक फोकिश आवाज होती है, उस तरह के टेक्सचर मुझे चाहिए था। ओके तो और शिराज, क्या ये भी होता है कि एआई जनरेटेड वॉइस में डिफरेंट वर्जन्स आते हैं और फिर आप उसमें से पिक करते हैं? Exactly, there were a lot of basically versions जिस तरह थे कि इसी वॉइस को परफेक्ट करना चाह रहा था मैं, और इसके मतलब जो बेसिक अर्लियर वर्जन्स आ रहे थे उसमें मतलब कुछ फ्लॉस थे जो मुझे ठीक करने थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे आप नोक पलक सवारते हैं ना किसी चीज की, तो वो करते करते मुझे तो इसमें डेटा आप खुद डाल रहे होते हैं मुख्तलिफ वॉइसेस का, या बिल्कुल ही एआई जनरेटेड होती है, इसमें कोई डेटा का यूज नहीं होता? नहीं, वो बहुत सारा डेटा डालना पड़ता है। अच्छा, लॉट ऑफ डेटा। और हाँ, तो आपने किस का डेटा डाला, या मैं सही समझ रहा हूँ कि बहुत से फीमेल वॉइसेस डालनी पड़ती हैं, बहुत से सिंगर्स की वॉइसेस डालनी पड़ती हैं? दुनिया जहान की सुनानी पड़ती है कि फीमेल का टिम्बर क्या होता है। एटलीस्ट आपको 25 आवाजें सुनवानी पड़ती हैं कि टिम्बर क्या है फीमेल का। और पॉप जॉनरा के अंदर है, फोक के अंदर है, क्लासिकल के अंदर है, जैज के अंदर है, बहुत सारे जॉनर्स होते हैं। बिकॉज गोरे जब कोई चीज तैयार करते हैं तो वो फिर खाली हमारे यहाँ पे तो भंगड़ा चलता है या पॉप चलता है, तो बाहर बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ म्यूजिक जॉनर्स जिसमें आवाजें होती हैं। तो उसके हिसाब से फिर उसको ट्रेन किया और मतलब रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद रिजल्ट हम सबके सामने है। नेहा गुप्ता की भी अब नई आवाजें सुनने को मिलेंगी। हाँ बताएं। अभी आई एम टोटली फोकसिंग ऑन नेहा गुप्ता, बिकॉज इसका नाम भी रखने का रीजन ये था कि इट शुड क्रॉस द बॉर्डर्स और बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर, इसलिए इसके नाम में नेहा भी आ रहा है एंड गुप्ता भी आ रहा है। बिकॉज अ लॉट ऑफ सिंगर्स फ्रॉम पाकिस्तान दे कांट सिंग फॉर बॉलीवुड सिंगर्स दे कांट सिंग फॉर पाकिस्तान, सो आई वांटेड टू गिव अ नेम दैट इज ग्लोबल और कोई भी इससे गवा सकता है। सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज। अभी नेहा गुप्ता भी पहला फिल्म का गा रही है अपना गाना। अच्छा, वाओ। अब एक चीज और, अब जो नेहा गुप्ता की आवाज आपने फाइनल कर ली, अब यही आवाज हमें नजर आएगी मुख्तलिफ गानों में, या ऐसा तो नहीं होगा कि बार बार चेंज होगी? यही आवाज नजर आएगी, ये किसी को कॉपी नहीं करेंगे? आवाज यही रहेगी, आवाज यही रहेगी। नहीं, आवाज यही रहेगी, एग्जैक्टली। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट इससे पहले आपने रेज किया ना शिराज, के इससे पहले चूंकि क्लोनिंग होती रही है, बहुत से सिंगर्स की आवाज यूट्यूब पे हम देखते रहे क्लोनिंग होती है, बट दिस इज न्यू। तो वैसे शिराज, इंटरनेशनली म्यूजिक इंडस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस तरह एआई जनरेटेड ओरिजिनल वॉइस सामने आई है? बिल्कुल न्यू, अभी तक किसी ने किया नहीं था। हाँ, अभी तक किसी ने ये नहीं किया था कि नई आवाज किसी ने बनाई हो। मैं वही बता रहा हूँ ना कि क्लोनिंग तो बहुत ज्यादा थी, मतलब एग्जिस्टिंग सिंगर्स की। यानी मैं अगर अपनी आवाज एआई को फीड कर देता हूँ तो वो एआई मेरी आवाज को क्लोन कर देगी, आप गाएंगे तो वो मेरी आवाज में बोलने लग जाएगा या वाइस वर्सा। लेकिन जो नई आवाज है, प्योरली न्यू टेक्सचर, न्यू वॉइस, वो अभी तक किसी ने नहीं किया था वर्ल्ड वाइड। जबरदस्त। तो अब तो इतनी फैन फॉलोइंग भी नेहा की तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब आगे भी ज़ाहिर बढ़ेगी नेहा गुप्ता की। तो अगर कॉन्सर्ट्स की ऑफर आएगी फिर क्या करेंगे? नेहा कैसे वहां जाएगी? भाग जाएगी, छुप जाएगी। लोग कहेंगे इतने पैसे देने को तैयार है। शिराज, व्हाई डोंट यू मेक अ रोबोट और एक अच्छा सा रोबोट बनाए, बिल्कुल ह्यूमन से मिलता जुलता। वो भी आ जाएंगे यार, इट्स टू सून। मतलब ये तो हम ऐसे मजाक में बात कर रहे हैं, बट इट्स टू सून। द टाइम इज रनिंग सो फास्ट कि द प्रेजेंट इज एआई, फ्यूचर इज एआई, ऑल रोबोटिक्स। तो मतलब सब चीजें यही होनी है। वैसे ये भी हो सकता है कि नेहा ही जो हमारे पीएसएल का एंथम है वो गा के लोगों को खुश कर सके। यू नेवर नो। और कोई रोबोट नेहा की फॉर्म में आके सू भी कर सकता है, मुझे पता चले इस साल के बाद। ये तो मेरी आवाज थी। नहीं, ये देखिए, ये मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज़ अरे कि आप इसके पीछे से तो आपने ओरिजिनलिटी इसमें ज़रा रखी है। क्या इसमें ये भी होता है कि आप उसको आई डोंट नो व्हाट इज द राइट फिट फॉर दैट पेटेंट और व्हाट, कि आप इसको रजिस्टर करवाएंगे? पेटेंट तो है, पेटेंट है। आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड द वॉइस, बिकॉज़ वॉइस का अर्लियर देन एआई पूरी दुनिया के अंदर कोई पेटेंट था नहीं। मतलब किसी की भी आवाज कोई भी अगर कॉपी करता है या यूज करता है तो उस आवाज के ऊपर कोई कॉपीराइट आज तक बना नहीं। तो अब जो है, सिंस एआई केम, तो यहाँ पे जो वेस्ट में भी और यहाँ पे भी
आवाज के पेटेंट के ऊपर काम हो रहा है कि एटलीस्ट लोग अपनी, जिस तरह इंडिया में आई हर्ड कपल ऑफ सेलिब्रिटीज इन द हॉलीवुड, आई हर्ड कि उन्होंने अपने फेसेस का, बिकॉज उनके फेसेस बहुत ज्यादा यूज हो रहे थे एआई के अंदर, रीजनरेट हो रहे थे, तो उन्होंने अपने फेस का कॉपीराइट कराया, पेटेंट करवाया कि बगैर इजाजत के कोई यूज नहीं कर सकता. तो ऑफ कोर्स विद द एवोल्यूशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी पीपल वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दीस सॉर्ट ऑफ लीगैलिटीज. एग्जैक्टली. शिराज उपल बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और अपनी इस AI जनरेटेड वीडियो एंड वॉइस से मुताल्लिक हमसे गुफ्तगू करते. नाज़रीन, खत्म, दोबारा मुलाकात कल करेंगे. अल्लाह हाफिज.